हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 8 है और पिछले वीडियो में अभी तक हमने ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट कर लिया। और आज की इस वीडियो से हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगा कंट्रोल पैनल, यानी कि कंप्यूटर की सभी सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं। तो ये सारे टॉपिक जो दिए गए हैं ये हमको चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका यूज क्या होता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी पढ़नी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है और यह कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में जब हम सबसे पहले डालेंगे तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउनलोड करना होता है। अगर हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाउनलोड करेंगे तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है और यह कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर होता है। यानी कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर होता है और ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को नियंत्रित करता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हमारे हार्डवेयर जुड़े होते हैं उन सभी हार्डवेयर को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है कि किस हार्डवेयर को किस तरीके का काम करना होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर बेकार है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर बेकार हो जाएगा। यानी कि बेकार होता है, उसमें हम किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। नीचे यहाँ पर कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, जैसे कि विंडोज। तो जो विंडोज है ये भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए यूज होता है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन और टैबलेट में हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। फिर हमारा मैकिंटोश, तो जो मैकिंटोश होता है ये हमारा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से यूनिक्स और लिनक्स भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जिस तरीके से विंडोज हमारा कंप्यूटर के लिए वर्क करता है उसी तरीके से यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर के लिए ही होता है। तो ये हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। और आजकल जो भी हमारी डिवाइस है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो, जो भी डिवाइसें होती हैं सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डाउनलोड होता ही है। अगर हम किसी भी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाउनलोड करेंगे तो हमारा वो डिवाइस बेकार होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए विंडोज, मैकिंटोश, यूनिक्स, लिनक्स ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभार हमारे कंप्यूटर की विंडोज चली जाती है, तो जो विंडोज आती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं वही करप्ट हो जाती हैं और हमारा सिस्टम काम नहीं करता। तो इसको हमें फिर से डाउनलोड कराना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होती है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताया गया है, यानी कि बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल कार्य। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर के सभी कार्यों और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी,
एरर डिटेक्टिंग एड्स, यानी कि इन सभी कार्यों को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट करता है। जैसे कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती हैं, तो ये उन सभी को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी मेमोरी होती हैं ये उसको मैनेज करता है। कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी डिवाइसों को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, जो भी कंप्यूटर में काम होते हैं, फाइल वगैरह क्रिएट की जाती हैं, उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेजमेंट करता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं और इनके बारे में यहाँ पर नीचे डिटेल में भी बताया गया है कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या है। जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम या प्रोसेस की स्थिति पर नजर रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पॉलिसी के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए और कब साधन उस प्रोसेस से वापस ले लिया जाए, ताकि सभी प्रोसेस अपनी परफॉर्मेंस यानी कि वरीयता के अनुसार उचित प्रकार से संचालित होते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को हम प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो कंप्यूटर में हम एक साथ कई फाइल्स ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में हमें डाटा एंट्री करनी है तो हम एक्सेल को ओपन करके उसमें डाटा एंट्री का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ अगर हमको कोई सॉन्ग सुनने हो तो वहाँ पर हम ऑडियो को भी प्ले कर सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त कोई भी अदर काम करने हो तो हम वहाँ पर सभी काम एक साथ करते हैं। तो वहाँ पर जब हम सभी काम एक साथ करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि एक्सेल ओपन किया तो एक्सेल में जो भी काम करेंगे वो प्रोसेसिंग कहलाएगी, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग होती है। जब कोई भी सॉन्ग बजेगा यानी कि चलता रहेगा तो वहां पर भी प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरीके के जो भी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि किस एप्लीकेशन को कितना काम करना है, क्या क्या करना है, तो ये सारी प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है या मेन मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है या किसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करके रखता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होती हैं उन सभी को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करके रखता है, जिससे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस को क्या काम करना है और कौन सी आउटपुट डिवाइस को क्या काम करना है। तो इनपुट आउटपुट सभी डिवाइसों को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेजमेंट करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है। यह तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। तो यह इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट क्या है? एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहाँ स्टोर है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट होता है इससे ये पता चलता है कि कौन सी फाइल किस लोकेशन पर रखी हुई है। इन सभी कार्यों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेजमेंट करता है और इसी को बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट करना। फिर इसके बाद है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको सुरक्षित करना, कोई हैकर्स हैक ना कर पाए तो उसके लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल का इस्तेमाल करता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर के डेटा पर निगरानी रखी जा सकती है। यूजर के डेटा को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड का उपयोग करता है, जिसकी मदद से कोई भी यूजर बिना पासवर्ड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को भी मैनेज करता है। फिर नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स, यानी कि जो एरर डिटेक्टिंग एड्स है ऑपरेटिंग सिस्टम
त्रुटियों का पता लगाना और कंप्यूटर सिस्टम को खराब से बचाने के लिए लगातार जांच करता है और उपयोगकर्ता को बताता है। तो ये हमारे एरर डिटेक्टिंग एड्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो उसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है या कोई भी गलती होती है तो हमको नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर नोटिफिकेशन उसकी हमको मिलती रहती है। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एरर डिटेक्टिंग एड्स को भी मैनेज करता है, यानी कि कोई भी त्रुटि तो कंप्यूटर में नहीं है तो इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन होते हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर बेकार है। इसीलिए कंप्यूटर को जब हम सबसे पहले लेते हैं तो उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डाउनलोड करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक समय में एक ही यूजर कंप्यूटर पर काम करे, वह हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा CUI बेस होता है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर सकता है, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर सकता, वो हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और जैसे एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज 3X ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज 95, विंडोज 97, विंडोज 98, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इन पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, इसीलिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर विंडोज जो दिया गया है, लेकिन आजकल भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो जब हमारे इस तरीके के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन थे तब वहां पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में विंडोज के वर्जन चेंज हो गए, तो इस वर्जन में एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं, वह हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। GUI यहाँ पर दिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी यहाँ पर जो PDF ओपन है, अगर इसको हमें बंद करना हो तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये हमारे GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। और जो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, अगर हम इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते और इस PDF को हमें बंद करना होता तो हमें कमांड देना होता, यानी कि सिस्टम में हमें कमांड पर काम करना होता है। कमांड देकर हमें किसी भी काम को करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं कमांड CMD, यहाँ पर कमांड ओपन करने का शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे कमांड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन को हमें बंद करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमांड टाइप करनी होगी, यानी कि हमें कमांड याद करनी होते थे। लेकिन जब से GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तब से हमें काम करने में आसानी हुई और किसी भी काम को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसको बंद करना हो, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, PDF बंद हो जाएगा। तो ये हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन जो हमारे कमांड बेस पर काम होते थे वो हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, लेकिन आजकल इनका यूज बहुत कम किया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक टाइम में बहुत से यूजर एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, वह मल्टी यूजर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े उद्योगों और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स, लिनक्स हो गया और इसके अंतर्गत विंडोज भी आता है, यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी मल्टी यूजर के साथ आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम टास्क के बारे में समझ लेते हैं कि टास्क क्या होता है। तो टास्क का मतलब होता है काम करना, यानी कि कोई भी अगर काम दिया जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टास्क, यानी कि इस टास्क को हमें पूरा करना है। तो वही सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे
है जिसमें हम एक ही टाइम एक ही टास्क को कर पाते थे, यानी कि एक ही टाइम एक ही काम को कर पाएँ, वो हमारे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते थे। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें हम एक ही टाइम में कई प्रकार के काम कर सकते हैं। जो यहाँ पर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसका काम ये होता है, मान लीजिए जो हमारा कंप्यूटर है, हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर एक साथ हमको डाटा एंट्री भी करना है, हमको सॉन्ग भी सुनना है और हमको कई अदर कार्य करने हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, केवल हम अगर डाटा एंट्री करेंगे तो हमें डाटा एंट्री ही कर पाएंगे, उसके अतिरिक्त ना हम कोई सॉन्ग सुन पाएंगे, ना हम कोई अदर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए MS DOS, तो MS DOS जो है हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक साथ हम कई कार्य कंप्यूटर पर कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारा कंप्यूटर है, हम चाहते हैं कंप्यूटर में डाटा एंट्री का भी काम करना है, हमें सॉन्ग भी सुनने हैं और हम अदर काम करना चाहते हैं। तो जितने भी काम होंगे वो सारे काम हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कई टास्क करने को दे उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यहाँ पर जैसे हम आप लोगों को बता दें, हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं, तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं, प्रेजेंट टाइम में PDF ओपन है, तो ये भी एक प्रकार का काम हुआ। अगर मान लो यहाँ पर हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो एक्सेल भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यही चीज़ हमको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना होता तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी PDF ऑलरेडी ओपन थी। अगर हम दूसरा कोई एप्लीकेशन या कोई अदर काम करना चाहते तो वो हम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका काम क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा में होता है, यानी कि जहां पर डाटा प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है निश्चित हो कि हाँ इतने टाइम में हमको डाटा प्रोसेसिंग चाहिए, या फिर हमारा डाटा छोटी मात्रा में होता है, तो वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। तो आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्पल का हो गया, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम केवल जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं, एप्पल का चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, या फिर चाहे एप्पल का हमारा लैपटॉप हो, या फिर एप्पल का चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, तो उसके ही बनाए गए प्रोडक्ट में हम एप्पल यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, बल्कि हम सभी कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो भी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो एप्पल के प्रोडक्ट में ही हम उन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यही बताया गया है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, यानी कि बनाया गया है। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज होता है एप्पल के द्वारा जो बनाया गया हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये दूसरे नंबर पर आता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे नंबर पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में
किया जाता है। यानी कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट होते हैं तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल हम एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में ही यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताया गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स भी एक प्रकार का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं जो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यह दुनिया यानी विश्व का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के वर्जन में उपलब्ध हैं। जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, विंडोज सर्वर या विंडोज 7 हो गया। ये सारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके द्वारा बनाए गए विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और ये सबसे पॉपुलर हैं और इन्हीं का यूज सबसे ज़्यादा मार्केट में किया जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एप्पल मैक ओएस यानी कि एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल INC डार्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक, iMac और अन्य एप्पल डिवाइस में उपयोग किया जाता है जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी कि बिल्कुल फ्री होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में बनाया गया था। लिनक्स टॉरवाल्ड्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप लोग यहाँ पर तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे कि जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं ये हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए यूज होते हैं। फिर उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट यानी कि जिस तरीके से हम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसी तरीके से जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है या फिर टैबलेट होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मोबाइल डिवाइसों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स तथा अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बनाया गया है। यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम केवल मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हैं या फिर टैबलेट में यूज कर सकते हैं या फिर जो हमारी हैंड हेल्ड डिवाइस से आती हैं इनके लिए बनाया गया है। जैसे कि लिनक्स या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन या टैबलेट को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चलाता है, उन्हें कंट्रोल करता है। जैसे यूजर द्वारा दिया जाने वाला इनपुट, आउटपुट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, इन सभी को हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा डेस्कटॉप और लैपटॉप होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कंप्यूटर से जो भी हमारे पार्ट कनेक्ट होते हैं यानी कि कंप्यूटर से जो भी हमारे हार्डवेयर पार्ट कनेक्ट होते हैं उनको मैनेज करना, और कंप्यूटर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक उसी तरीके से जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं तो वो हमारे मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में जो भी हमारे काम होते हैं उन सभी को नियंत्रित करना, क्योंकि मोबाइल में भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज OS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं ये मोबाइल फ़ोन के लिए होते हैं। तो जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक ओपन सोर्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया। इसे पहली बार सन 2008 में लॉन्च किया गया था। यह अब तक का सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक डिवाइसों में उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा यह हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर यहाँ पर iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक उसी तरीके से आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। लेकिन जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये केवल आईफोन के निर्माता एप्पल कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हीं के लिए यूज होता है। जैसे कि एप्पल का हमारा आईफोन हो गया, आईपैड हो गया या फिर पीसी हो गया, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए केवल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आईफोन कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए गए उनके लिए ये यूज होता है।
फिर यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसका नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि यह ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोबाइल डिवाइस के लिए भी बनाया गया है। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर के लिए बनाया गया है और ये हमारा मोबाइल के लिए भी बनाया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। मोबाइल डिवाइसों में इसकी लोकप्रियता का असर कुछ खास नहीं है, यानी कि जिस तरीके से कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर ब्लैकबेरी हो गया, तो इसे रिसर्च इन मोशंस यानी कि RIM द्वारा विकसित किया गया और यह ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी डिवाइस में काम करता है। यानी कि जो भी हमारी ब्लैकबेरी डिवाइस होती हैं, यह ऑपरेटिंग सिस्टम केवल उन्हीं में काम होता है। तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल फोन और टेबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि जो डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूजर इंटरफेस होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है, क्योंकि इसको अभी हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे कि CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक हमारा ये होता है डेस्कटॉप और लैपटॉप का, एक होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दो हमारे इंटरफेस होते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के। यहाँ पर जैसे सबसे पहले बताया गया है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो CUI यूजर फ्रेंडली नहीं होता और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है। जैसे DOS एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर CUI जो डेस्कटॉप का इंटरफेस होता है, अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसके लिए हमें जिस भी काम को करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, यानी कि वो कमांड हमको याद होनी चाहिए तभी वो काम हमारा हो पाएगा। लेकिन जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा काम करना है, तो हमें कमांड दे के नहीं बल्कि हम माउस की सहायता से उस काम को आराम से कर सकते हैं। जैसे CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना हो उसमें माउस से क्लिक करना पड़ता है। जैसे विंडोज एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं, अब यहाँ पर हमें कोई भी फाइल, फोल्डर या इमेज ओपन करनी हो तो क्या करेंगे, हम उस पर माउस से डबल क्लिक कर देंगे। तो माउस से जब डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, यानी कि जो भी इमेज हो या कोई फोल्डर हो या कोई भी फाइल हो तो वो हमारी यहाँ से ओपन हो जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से हुआ। अगर इसी को हमें CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के माध्यम से ओपन करना होता तो क्या करते, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमांड देनी होती है, यानी कि कमांड हमें देनी होती कि हाँ ये एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो उसके लिए अगर हमें कमांड याद होती तो हम कमांड टाइप करते और वो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाती, और उसमें हमको कमांड भी याद करने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो हमारा कमांड बेस पर ही काम करता था, जो हमारा CUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूजर इंटरफेस होता है दो प्रकार का होता है, एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है, ये चीजें आप लोगों को तो पता चल गई होंगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेस्कटॉप। तो जो डेस्कटॉप है इसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफी बड़ा हो गया है और हम अगले वीडियो से प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है इसमें हम किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं और किस पार्ट का काम क्या होता है। तो कल से हम प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हम कंट्रोल पैनल की सेटिंग देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर की सभी सेटिंग के बारे में देखेंगे, जैसे डेट और टाइम चेंज करना हो या फिर हम बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज करना चाहें। तो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।